अगर आप सिर्फ हाई रिटर्न्स देख के मिड कैप फंड चूज करने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि वही गलती 90% से भी ज्यादा लोग करते हैं और फिर 3 साल तक फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न्स देखते रहते हैं। मिड कैप फंड से पैसा डेफिनेटली बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप सही टाइम में सही फंड के साथ एंट्री लेते हो और साथ साथ पेशेंस भी रखते हो। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं कवर करने वाला हूं ऐसे लोग मिड कैप फंड्स को गलत तरीके से पिक करते हैं। किसी भी मिड कैप फंड को चुनते वक्त आखिर कौन से डेटा पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए, और 2025 के लिए मेरे टॉप 3 मिड कैप पिक्स विच इज बेस्ड ऑन प्योर रिसर्च नॉट एड्स। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि मिड कैप फंड्स का मतलब लोग समझते हैं कि हाई रिटर्न्स। हाँ, ये लॉन्ग टर्म में आपको लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स बना के देंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये शॉर्ट टर्म में ज्यादा गिरते भी हैं। देखिए, मिड कैप फंड्स का नेचर है हाई वॉलेटिलिटी, हाई रिस्क और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। देखिए, जब भी मार्केट में हेवी करेक्शंस आते हैं या फिर मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप फंड्स तो गिरते हैं, लेकिन लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले मिड कैप फंड्स और ज्यादा गिरते हैं। तो हो सकता है कि आप मार्केट के टॉप में एंट्री ले रहे हो और फिर नेक्स्ट 2 से 3 साल तक आपका पोर्टफोलियो एकदम फ्लैट या फिर रेड में भी रह सकता है। मैंने देखा है कि लोग अक्सर कैगर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देख के ही सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी फंड में 10 साल में 18% का कैगर दिख रहा है, पर आप एंट्री 2021 के पीक में लेते हो तो आपको 2 साल तक तो कोई रिटर्न्स मिलेंगे नहीं। सिर्फ AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट पे डिपेंड करना भी मिसलीडिंग हो सकता है। हमेशा ज्यादा AUM का मतलब ये नहीं होता है कि उस फंड में आपको ज्यादा स्टेबिलिटी भी मिलती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपको सीधा tickertape.in पे लेके जाता हूं, जो कि वन ऑफ द रिसर्च टूल्स है जो मैं यूज करता हूं फॉर माई म्यूचुअल फंड एनालिसिस। और मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली मैं कौन सा रिसर्च प्रोसेस फॉलो करता हूं, और साथ ही साथ हम मिलकर देखते हैं कि एज ऑफ 2025 टॉप 3 मिड कैप फंड्स कौन से हैं जो हम अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा tickertape.in पे। तो ये एक अच्छा टूल है स्क्रीनिंग करने के लिए म्यूचुअल फंड्स की। तो इसमें स्क्रीनर फीचर होता है, तो हम सीधा स्क्रीनर पे चलते हैं। And over here you can screen for stocks as well as for mutual funds. So right now we are interested in mutual funds, तो mutual funds यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं and then we start screening. तो जैसा कि आप लेफ्ट पैनल पे देख सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। तो अगर हम कैटेगरी में जाएं तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिड कैप फंड्स की। तो अंडर इक्विटी मैं जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा मिड कैप फंड। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके कुछ एडिशनल फिल्टर्स लगा देता हूँ। तो सबसे पहले हम रिटर्न्स में जाते हैं, और रिटर्न्स में जाके हम यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं कैगर ऑफ 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और कैगर ऑफ 10 ईयर्स। कैगर का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। तो ये आपको एक एनुअलाइज रिटर्न्स बता के देता है कि कंपाउंडेड रिटर्न्स आपको कितने मिले हैं लास्ट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में। और अगर आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी देखने हैं तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है यहाँ पे, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स लेते हैं सिर्फ लास्ट 1 ईयर का। एब्सोल्यूट रिटर्न्स का मतलब होता है कि आपने 10,000 रुपए लगाए थे, तो भाई 10,000 रुपए की आज की वैल्यू कितनी हो गई है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स वो 1 ईयर आपको बता देता है कि इस पर्टिकुलर फंड ने कितना इंक्रीज दिखाया है इन लास्ट 1 ईयर। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एब्सोल्यूट रिटर्न्स और कंपाउंडेड रिटर्न्स, ठीक है। जो प्रॉपर मेट्रिक होता है इवैल्यूएट करने के लिए वो होता है कंपाउंडेड रिटर्न, क्योंकि वो आपको एक एनुअलाइज रिटर्न बता देता है कि लास्ट 3 साल, 5 साल, 10 साल में पर्टिकुलर फंड ने आपको क्या रिटर्न्स बना के दिए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम कंसिडरेशन के लिए एब्सोल्यूट रिटर्न्स को भी लेके चलते हैं। उसके बाद आता है 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आपको इवैल्यूएट करना है अक्रॉस एनी कैटेगरी। तो ये आपको लास्ट 3 सालों का एनुअलाइज्ड एवरेज रिटर्न बता के दे रहा है कि 3 साल के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स उस पर्टिकुलर फंड के क्या रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। उसके बाद हम जाएंगे रिस्क में। तो रिस्क में जाके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर फंड ने कितना मैक्सिमम लॉस झेला है फ्रॉम इट्स पीक, ठीक है। जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है तो फंड सारे गिरते ही हैं। तो ड्रॉडाउन बेसिकली परसेंटेज वैल्यू में आपको बता देता है कि उस पर्टिकुलर फंड की कितनी पिटाई हुई है, ठीक है, इन परसेंटेज टर्म्स, ठीक है। 40% गिरा है, 50% गिरा है। तो ड्रॉडाउन जितना कम हो उतना बेहतर है। अगर ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है इसका मतलब फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन सिर्फ ड्रॉडाउन पे भी डिपेंड करना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो ड्रॉडाउन आपको एक इंडिकेटर दे रहा है कि जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है तो वो फंड कितना मैक्सिमम गिर चुका है पहले, जिससे कि आपको इंडिकेशन मिलता है कि वो फंड कितना वॉलेटाइल है। सो ट्रैकिंग एरर इज अनदर इंटरेस्टिंग मेट्रिक जो आप कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि एनुअलाइज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिफरेंस इन रिटर्न्स बिटवीन इंडेक्स फंड एंड इट्स टारगेट इंडेक्स। इसको अगर एकदम सिंपल भाषा में अगर समझे तो ट्रैकिंग एरर का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर फंड अपने इंडेक्स को कितना क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में। तो बिकॉज अभी हम मिड कैप फंड्स में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि परसेंटेज मिड कैप होल्डिंग्स उस फंड की कितनी है। तो यहाँ बता रहा है परसेंटेज ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इनटू मिड कैप्स। उसके बाद हम रेशियोज में जाके 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले शार्प रेशियो, उसके बाद आता है सॉर्टिनो रेशियो और उसके बाद आता है पीई रेशियो। तो शार्प रेशियो का मतलब होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, ठीक है, यानी कि कितना कम रिस्क लेके उस फंड ने आपको ज्यादा रिटर्न्स बना के दिए या ज्यादा रिस्क लेके आपको कम या ज्यादा रिटर्न्स बना के दिए। तो शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा, हायर साइड पे होगा, उतना ही बेहतर माना जाता है। भाई सॉर्टिनो रेशियो को अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये भी एक रिस्क मेजर्ड इंडिकेटर है जो आपको बता रहा है कि ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स आपको किसने बना के दिए हैं, डाउनसाइड रिस्क से बचा के। तो शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों में एक फाइन डिफरेंस है।
ठीक है, तो शार्प रेशियो मतलब ज्यादा रिटर्न्स किसने दिए, कम रिस्क लेके आपको बता रहा है। वही सॉर्टिनो रेशियो बता रहा है ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स आपको किसने दिए, डाउनसाइड प्रोटेक्शन से बचा के। उसके बाद आता है पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो। उसके अलावा थोड़े और फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक तो हो गया रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी ऑफ 10 ईयर्स। तो ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि लास्ट 10 सालों में उस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस रिलेटिव टू इट्स कैटेगरी एवरेज कैसी रही है। सिमिलरली लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का भी हम जो फंड परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इट्स कैटेगरी एवरेज, वो भी इस मेट्रिक के थ्रू हम चेक करेंगे। उसके बाद ये भी देख लेते हैं परसेंटेज अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई कितना है। तो परसेंटेज अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई बेसिकली आपको बता रहा है कि कितना परसेंटेज डिफरेंस है बिटवीन द करंट एनएवी और उस पर्टिकुलर फंड का ऑल टाइम हाई एनएवी। तो मान लीजिए उस पर्टिकुलर फंड का ऑल टाइम हाई एनएवी था 100 और करंट एनएवी इसका है 60, तो परसेंटेज डिफरेंस कितना हो गया 40%। तो एक तरीके से आपको इंडिकेटर दे रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई से अभी कितना दूर है ना, इन परसेंटेज टर्म्स। तो आई थिंक वी हैव अप्लाइड ऑल द फिल्टर्स नाउ, सो लेट्स क्लिक ऑन डन नाउ। तो आप देख सकते हैं टोटल 30 रिजल्ट जो है ये मेरे पास निकल के यहाँ पे आ गए। अब इस पे थोड़ी और फर्दर हम फिल्टरिंग कर देते हैं एयूएम के बेसिस पे। एयूएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट। तो हम बोलते हैं कि जो भी 10,000 करोड़ से कम वाले फंड्स है ना, उसको आप हमें मत दिखाइए। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ कि 10,000 करोड़ का मिनिमम एयूएम तो होना ही चाहिए उस पर्टिकुलर फंड का। ठीक है, तो जैसे मैं फिल्टर लगाता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं अब वो 30 से घटकर हो गए हैं सिर्फ 14 रिजल्ट्स। ठीक है, तो नाउ वी हैव 14 रिजल्ट्स। अब देखिए जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं ये मल्टीपल मैट्रिक्स को हमने सिलेक्ट किया है अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में, उस बेसिस पे हमें ये 14 रिजल्ट्स मिले हैं। अब यहाँ से हमको देखना है कि टॉप 3 मिड कैप फंड्स कौन से हैं जो मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके सबसे पहले हम सॉर्टिंग कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न। मेरे हिसाब से एक अच्छा इंडिकेटर है। आपको एक 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न एनुअलाइज बता रहा है कि इस फंड ने आपको लास्ट 3 सालों में एनुअलाइज रिटर्न्स कितने बना के दिए हैं। तो सबसे पहले सॉर्टिंग हम उस पर कर देते हैं। तो उस बेसिस पे जो टॉप 3 फंड्स हमारे पास निकल के आए हैं वो तो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसके बाद आता है एचडीएफसी मिड कैप फंड, फिर आता है एडेलवाइज मिड कैप फंड। अब ये तीनों फंड्स का और थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन द अदर मेट्रिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो मुझे लगती है हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए वो हो गया कैगर ऑफ 10 ईयर्स। तो कैगर ऑफ 10 ईयर्स के बेसिस में देखें तो एडेलवाइज मिड कैप फंड ने 19.17 के रिटर्न्स दिए, एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 18.86 और मोतीलाल ओसवाल ने भी लगभग उतने ही दिए 18.76 के आसपास। एब्सोल्यूट रिटर्न्स को मैं पर्सनली उतना वेटेज नहीं देता हूं कंपेयर टू कैगर। कैगर को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि कैगर आपको एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बता देता है ना उस फंड की, और वहीं एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको बेसिकली बता रहा है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको कितने रिटर्न्स मिले हैं। उसके बाद हम कैगर ऑफ 5 ईयर्स अगर देखें तो 5 ईयर कैगर के बेसिस में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अगेन स्कोर्स हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल इट्स पीयर्स। तो 37.24% का 5 ईयर कैगर इसने दिया है, 18.76 का 10 ईयर कैगर दिया है, और साथ ही साथ हम 3 इयर्स पे भी नजर डालें तो 32.56 का। तो कैगर के हिसाब से तो हैंड्स डाउन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इज द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन द एंटायर कैटेगरी। वहीं अगर एचडीएफसी मिड कैप फंड का अगर 5 इयर्स और 3 इयर्स का कैगर देखा जाए तो इसने लास्ट 3 इयर्स में 30.27 का कैगर दिया है विच इज प्रीटी इंप्रेसिव, और 5 इयर्स में 33.07 का दिया है। और एडलवाइज मिड कैप फंड ने 29.34 का कैगर दिया है इन लास्ट 3 इयर्स, और 5 इयर्स का जो कैगर दिया है इसने दिया है 34.01 का। उसके बाद अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखें तो मोर और लेस तीनों फंड्स का मैक्सिमम ड्रॉडाउन सेम ही लग रहा है। 37.23% का मोतीलाल ओसवाल का है, वहीं एचडीएफसी मिड कैप का 39.51 है, एडलवाइज मिड कैप का 39.21 है। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन तो मोर और लेस सेम ही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रैकिंग एरर को भी। तो ट्रैकिंग एरर मोतीलाल ओसवाल का जो है वो है 8.09 का ट्रैकिंग एरर, एचडीएफसी मिड कैप फंड का ट्रैकिंग एरर है 4.08 और एडलवाइज मिड कैप फंड का 3.33। तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए ट्रैकिंग एरर का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर फंड के जो रिटर्न्स है वो फेयरली क्लोज है अपने बेंचमार्क से कि नहीं है। तो ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि जो भी इसका बेंचमार्क है उसको वो कितना क्लोजली फॉलो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो एडलवाइज मिड कैप फंड का ट्रैकिंग एरर कितना है 3.33%। इसका मतलब ये है कि इट हैज स्टेड फेयरली क्लोज टू इट्स बेंचमार्क, यानी कि बेंचमार्क से ये फेयरली क्लोज रहा है। ठीक है, इसका मतलब फंड मैनेजर जो है वो बहुत ऐसे वाइल्ड बेट्स वगैरह नहीं ले रहा है इस पर्टिकुलर फंड में। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड का 4.08% का ट्रैकिंग एरर है, तो ये स्लाइटली हायर डिविएशन है एडलवाइज के मुकाबले, बट स्टिल कंसीडर्ड रीजनेबल। तो एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये मॉडरेटली एक्टिव मैनेज्ड है। और वहीं मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड का ट्रैकिंग एरर काफी ज्यादा है। तो ये आपको बता रहा है कि फंड मैनेजर यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट एक्टिव कॉल्स ले रहा है। तो जो भी इसका बेंचमार्क इंडेक्स है
उसको ये क्लोजली उतना ट्रैक नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव मैनेजर है, फंड मैनेजर है जो अपना खुद का दिमाग लगा रहा है, वो खुद के कॉल्स ले रहा है। जैसे समराइज, अगर कोई भी फंड का ट्रैकिंग एरर 3% के आसपास होता है, जैसे कि एडलवाइज मिड कैप फंड का भी हमने देखा, तो इसका मतलब ये है कि अपने बेंचमार्क को ये क्लोजली फॉलो कर रहा है और उसी के मुकाबले आपको रिटर्न्स भी बना के दे रहा है। तो ऐसे केसेस में आपके जो रिटर्न्स है थोड़े प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और साथ ही साथ थोड़ा अल्फा भी लिमिटेड हो जाता है। लेकिन वही अगर ट्रैकिंग एरर 8% तक चला गया, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल के केस में अभी हमने देखा, तो एक तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे फंड मैनेजर काफी अग्रेसिव कॉल्स ले रहा है। ओके, थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको ज्यादा रिटर्न्स भी ये बना के दे रहा है। तो अभी हमने देखा कि जो कंपाउंडेड रिटर्न्स है इसके लास्ट 10 साल, 5 साल, 3 साल में, और इवन 3 ईयर एवरेज होल्डिंग रिटर्न मोतीलाल ओसवाल ने डेफिनेटली ज्यादा बना के दिया है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, राइट। तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ट्रैकिंग एरर इसलिए भी यहाँ पे 8% का दिख रहा है। उसके बाद हमारे परसेंटेज मिड कैप होल्डिंग पे, तो मोर और लेस ये तो सेम ही रहता है। 63.79% की टोटल मिड कैप होल्डिंग्स, इसका मतलब मोतीलाल ओसवाल फंड में, और 60.95 की मिड कैप होल्डिंग्स है HDFC में, और एडलवाइज में 63.18 की। तो दिस इज मोर और लेस द सेम। उसके बाद शार्प रेशियो देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल का है 0.28 का, HDFC मिड कैप का थोड़ा बेटर है 0.41 का, और एडलवाइज मिड कैप फंड का 0.5 का है। तो ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है, मतलब कितना कम रिस्क लेके कितने ज्यादा रिटर्न्स आपको बना के दिए किसी पर्टिकुलर फंड ने, ये आपको बता रहा है। तो क्लियरली मोतीलाल ओसवाल का शार्प रेशियो रिलेटिवली कम है यहाँ पे। चलिए इसके बाद पी रेशियो भी देख लेते हैं। तो पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो। तो इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स ये जो होता है ये वेटेड एवरेज पी होता है स्टॉक्स का जो किस पर्टिकुलर फंड के पोर्टफोलियो में है। इसका मतलब एक तरीके का इंडिकेटर है कि कितना एक्सपेंसिव या कितना चीप है वो पर्टिकुलर फंड। इट्स टिपिकली बेस्ड ऑन द अर्निंग्स ऑफ द स्टॉक्स दैट्स कंटेन्ड विद इन दैट पर्टिकुलर फंड पोर्टफोलियो। तो हायर पी का जनरली मतलब यही होता है कि जो फंड है इट्स इन्वेस्टेड इन हाई ग्रोथ कंपनीज, ठीक है, जहां पे मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल। इन अ वे यू आर पेइंग अ प्रीमियम। और वहीं लोअर पी जनरली इंप्लाई करता है कि जो फंड जो स्टॉक्स होल्ड कर रहा है वो हो सकता है रिलेटिवली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं या फिर स्टेबल स्टॉक्स हैं, तो इसमें पोटेंशियली लेस डाउनसाइड रिस्क होती है, और स्पेशली अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का पी देखें तो 84.48 का पी है, जो कि काफी हाई लग रहा है मुझे। एक तरीके से वो इंडिकेटर दे रहा है कि प्रीमियम वैल्यूएशन है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये इंडिकेशन दे रहा है कि फंड माइट बी चेजिंग हाई ग्रोथ मोमेंटम स्टॉक्स। तो अभी हमने 8% का ट्रैकिंग एरर देखा, तो ट्रैकिंग एरर के साथ अगर हम इसको कंबाइन करें तो ये क्लियरली एक एग्रेसिव पोजीशनिंग जो है ये शो कर रहा है। और तीनों फंड्स के मुकाबले मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वॉलेटाइल फंड मोतीलाल ओसवाल का ही यहाँ पे अभी तक फिलहाल नजर आ रहा है। और एडलवाइज मिड कैप का देखें तो यहाँ पी रेशियो 70.04 का है, ये भी काफी हाई है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस्ड है मोतीलाल ओसवाल के मुकाबले। और HDFC मिड कैप का पी देखें 53.5 का है, तो तीनों के मुकाबले सबसे कम पी इसी का है। तो ये एक तरीके से सजेस्ट कर रहा है कि ये रिलेटिवली थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच यहाँ पे रख रहा है। इट्स फोकसिंग मोर ऑन वैल्यू एंड ग्रोथ ब्लेंड। और ट्रैकिंग एरर के साथ अगर हम इस मेट्रिक को कंबाइन करें, ट्रैकिंग एरर कितना था इसका 4.08% का, है ना। तो एक तरीके से बता रहा है ये ज्यादा स्टेबल और ये ज्यादा रिस्क मैनेज स्ट्रैटेजीज जो है यहाँ पे फंड मैनेजर अडॉप्ट कर रहा है। चलिए उसके बाद रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी ऑफ 10 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर भी देख लेते हैं। तो ये मेट्रिक आपको एक तरीके से इंडिकेशन देता है कि कितना बेटर या कितना वर्स उस पर्टिकुलर फंड ने परफॉर्म किया है कंपेयर टू द एवरेज ऑफ अदर मिड कैप फंड्स इन द सेम कैटेगरी। तो मान लीजिए एवरेज रिटर्न जो है उस पर्टिकुलर मिड कैप कैटेगरी ने दिया है 15% का, और इस फंड ने दिया है 16.5% का। तो इसका मतलब रिटर्न वर्सेस सब कैटेगरी कितना हो गया, 1.5%। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू होती है इसका मतलब इसने आउट परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी एवरेज को। तो अगर इसने 0.1% से भी अगर आउट परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी एवरेज को, ऑफकोर्स यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि क्या इसका एक्सपेंस रेशियो जस्टिफाई कर रहा है इसके आउट परफॉर्मेंस को कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। एडलवाइज मिड कैप यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर रहा है, 1.55% का इसने अल्फा जनरेट किया ओवर 10 ईयर्स, और HDFC मिड कैप ने ऑलमोस्ट 1.53 का किया है, और मोतीलाल ओसवाल का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है 1.52 का। और 1 ईयर का इतना मैं अटेंशन नहीं दूंगा 1 ईयर के रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी कंपैरिजन पे, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एडलवाइज ने बेटर यहाँ पे आपको दिया है रिटर्न्स वर्सेस सब कैटेगरी के बेसिस पे 3.77%, और HDFC मिड कैप ने दिया है 2.86 और मोतीलाल ओसवाल ने 2.60। उसके बाद लास्ट मेट्रिक यहाँ पे आती है परसेंटेज अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, मतलब कितना परसेंटेज दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो मोतीलाल ओसवाल जो है वो करीब 8.88% जो है वो अभी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। वहीं HDFC मिड कैप फंड इज मोर और लेस क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, 0.3% का ही डिविएशन है, और एडलवाइज मिड कैप फंड का भी 1.37 का है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का जो परसेंटेज अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई वो ज्यादा है। उसके बाद फाइनली हम AUM पे भी एक नजर डाल के देख लेते हैं कि AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस में कौन सा टॉप परफॉर्मिंग फंड यहाँ पे है। तो क्लियरली AUM के बेसिस पे देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल और HDFC मिड कैप फंड जो है, दीज आर द टॉप 2 फंड्स इन टर्म्स ऑफ AUM।
और यहाँ पे आप देखें तो HDFC मिड कैप फंड का AUM इज 84,000 करोड़, ठीक है। और वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का AUM है 33,000 करोड़। एडलवाइज मिड कैप फंड का रिलेटिवली AUM काफी कम है। सो आउट ऑफ दीज थ्री फंड्स आई विल टेक एडलवाइज मिड कैप फंड आउट ऑफ द इक्वेशन। तो मेरे हिसाब से जो टॉप 2 मिड कैप फंड्स निकल के आ रहे हैं बेस्ड ऑन ऑल द मेट्रिक्स और जो भी कंपैरेटिव एनालिसिस अभी हमने किया, तो वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और HDFC मिड कैप फंड। लेकिन ठहरिए, अभी मेरी रिसर्च खत्म नहीं हुई है, हमें इसको थोड़ा और फर्दर ड्रिल डाउन करना पड़ेगा। तो यूजिंग टिकर टेप हमने अपने टॉप 2 मिड कैप फंड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए मनी कंट्रोल में जाके थोड़ा और डीप डाइव एनालिसिस करते हैं उन दोनों फंड्स का। तो अगर हम मनी कंट्रोल में आके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे आके हमें थोड़ी और डिटेल्स मिल जाएंगी उस फंड के बारे में। सो एज ऑफ 21 जुलाई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका करेंट NAV चल रहा है 119 का, ठीक है। फंड साइजेस का देखें तो 33,000 करोड़ का है, जो भी हमने देख ही लिया था। 7.65% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैटेगरी, यानी कि इस मिड कैप कैटेगरी में जो 7.35% इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इस पर्टिकुलर फंड के अंदर हुआ है। एक्सपेंस रेशियोज का है 0.68%। वही कैटेगरी एवरेज अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.74% का है। तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है। क्रिसिल रेटिंग इसकी 5 स्टार है। तो क्रिसिल रेटिंग एक तरीके की रेटिंग दी जाती है फंड्स को, जो आपको बता रहे हैं कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो इसका रहा है अगेंस्ट अदर फंड्स इन द सेम कैटेगरी वो कैसा रहा है। तो यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग जो है मिली है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर। उसके बाद अगर इस पर्टिकुलर फंड का कॉम्पोजिशन देखें तो 83.37% इन्वेस्टमेंट जो इस फंड ने किया है वो किया है डोमेस्टिक इक्विटीज में, ऑफ विच 16.59% किया है मिड कैप स्टॉक्स में और 16.83% किया है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। उसके बाद अगर हम रिटर्न्स के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में देखें तो इस स्कीम ने हमें रिटर्न्स दिए हैं 7.78% के, वर्सेस जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है कौन सा है, निफ्टी मिड कैप 150, ठीक है। तो निफ्टी मिड कैप 150 के मुकाबले इसने 7.78% के रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी मिड कैप ने कितने दिए हैं, 5.6% के। दिस इज जस्ट द लास्ट 1 ईयर डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हायर एक्सपेंस रेशियो हम पे कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा जस्टिफाइड भी लग रहा है। और वहीं कैटेगरी एवरेज को क्या इसने आउट परफॉर्म किया है, डेफिनेटली किया है। कैटेगरी एवरेज कितने रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में, 6.15% के, ठीक है। और इस स्कीम ने कितने दिए, इस फंड ने कितने दिए, 7.78% के। सो दिस फंड हैज आउट परफॉर्म बोथ इट्स बेंचमार्क विच इज निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स और साथ ही साथ कैटेगरी एवरेज जो कि 6.15% का है। दोनों को इसने आउट परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर। लास्ट 2 ईयर्स का देखें तो लास्ट 2 ईयर्स में स्कीम ने हमको दिए 34.32% के रिटर्न्स, और वहीं निफ्टी मिड कैप 150 बेंचमार्क इंडेक्स ने दी है 26.63% के रिटर्न्स, या अगेन इसने आउट परफॉर्म किया है। और कैटेगरी एवरेज ने भी 26.81% के दिए हैं रिटर्न्स, ठीक है। तो अगेन इसने लास्ट 2 ईयर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और 5 ईयर्स का देखा जाए तो 5 ईयर्स में 37% के स्कीम ने रिटर्न्स दिए हैं ओवरऑल, और निफ्टी मिड कैप ने 31.14 के दिए हैं और कैटेगरी एवरेज ने 29.51। तो चलिए रिटर्न्स में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते हैं इस पर्टिकुलर फंड में सिंस इट्स इंसेप्शन, ये कब आया था एग्जिस्टेंस में फंड, 24 फरवरी 2014 में, यानी कि आज से 11 साल पहले। तो अगर आपने 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते आज से 11 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू होती 1,19,000 के आसपास, ठीक है। यानी कि इसने 1,090% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको बना के दिए हैं। वही एनुअलाइज रिटर्न्स जो होते हैं वो उसने दिए हैं 24.24% के। अगर आपने आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किया होते 10,000 रुपए, तो आज उसकी वैल्यू होती 55,810, मतलब कि इसने अराउंड 458.11% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। और वही एनुअलाइज रिटर्न्स जो दिए हैं इसने बना के वो है 18.74% के। और वही कैटेगरी एवरेज ने आपको 16.99% के ही रिटर्न्स बना के दिए होते, तो इस कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बेटर रिटर्न्स दिए। लास्ट 5 ईयर्स पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 10,000 आपके बन चुके होते 48,682, यानी कि 386.82% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर आपने SIP करते करते अगर आपने 1,000 रुपए की एवरी मंथ SIP की होती इस पर्टिकुलर फंड में, तो लास्ट 10 ईयर्स में आपने अभी तक टोटल 1,20,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट कर दिए होते। आज की उसकी वैल्यू होती है 4,27,000 की, यानी कि आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिलते हैं 256.46% के, एनुअलाइज रिटर्न 24% के आसपास। और 5 ईयर्स का भी आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। टैक्सेस की बात की जाए तो अगर आप परचेस डेट के 1 साल के बाद अगर अपने फंड को बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो एज पर द करेंट टैक्स रेट वो चल रहा है 12.5%। दिस कैन चेंज इन फ्यूचर, वी डोंट नो, बट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जो करेंट टैक्स रेट चल रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का वो है 12.5%, ठीक है। अगर आपका टोटल कैपिटल गेन्स उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में 1,25,000 के ऊपर जाता है, तो अगर 1,25,000 से कम का अगर आपने कैपिटल गेन्स बनाया है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना। और अगर आपने 1 साल के अंदर ये फंड को बेचा
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको यहाँ पे पे करना पड़ जाएगा, जो कि फिलहाल चल रहा है 20% का। सो बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू रिडीम योर म्यूचुअल फंड्स। ऑलवेज चेक कि आपने खरीदा कब था और उसको कब आप रिडीम कर रहे हो। इसका पोर्टफोलियो देखिए तो आप देख सकते हैं इक्विटी में 82.82% का इसका टोटल कॉम्पोजिशन है, अदर्स में 17.17% का है, इक्विटी होल्डिंग इसके पास है 83.37% की, एफ एंड होल्डिंग जो है वो है 0.55% की, फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स नहीं है इसकी। और नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे कितने हैं, 23 स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ऑफ कोर्स ये मिड कैप फंड है। मिड कैप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 16.59, और थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में भी यहाँ पे एक्सपोजर है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है एग्जैक्टली कौन से सेक्टर्स में इस पर्टिकुलर फंड ने इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स भी आपको पता चल जाएंगे कौन से टॉप 10 स्टॉक्स इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। तो आप देख सकते हैं कोफोर्ज में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग है यहाँ पे, टोटल 10.4% की टोटल होल्डिंग है। परसिस्टेंट में है, ट्रेंट लिमिटेड हो गया, फिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पॉलीकैप का इंडस्ट्री एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। रिस्क रेशियोज वगैरह हमने ऑलरेडी टिकट टेप में देखे थे, बट यहाँ पे आपको और थोड़ा डीप डाइव करना है रिस्क रेशियोज के बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन जो इसका है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले 14.24 का है, और लो वॉलेटिलिटी है 0.84% की। बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए इसने 1.82% वर्सेस 1.46 जो कि कैटेगरी एवरेज रहा है। ऑल्टरनेटिव फंड उस पर्टिकुलर कैटेगरी में हम ऑलरेडी 2 फंड्स हमने शॉर्टलिस्ट किए थे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो एक इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड भी यहाँ पे बता रहा है, बट उसका AUM साइज काफी कम है, तो इसलिए मैंने उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया था। दूसरा जो फंड हमने यहाँ पे चूज किया था वो कौन सा था, HDFC मिड कैप फंड। देखिए मिड कैप फंड आप चाहे जो भी चूज करें, लेकिन आप एटलीस्ट 5 से 7 साल का मिनिमम टाइम होराइजन जरूर रखें, और साथ ही साथ 1 से 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस या फिर फ्लैट रिटर्न्स भी आप एक्सपेक्ट करके चलें, क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स। मेरे हिसाब से इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका इज थ्रू SIPs ओनली। अगर आप चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं अगर कोई हेवी मार्केट करेक्शंस वगैरह आ रखे हैं तो, और साथ ही साथ एज एंड व्हेन नीडेड आप परफॉर्मेंस और रिस्क के बेसिस में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करते रहें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे जल्दी मिलता हूं एक और सुपर्ब इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज मी प्रतीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज, ओवर एंड out.